स्वर्णगढ़ नामक राज्य में एक सुमित्रा नाम की बुढ़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था विशाल और बेटी का नाम काव्या था। एक दिन विशाल काम से वापस आया। माँ, मुझे ना 2 जगह काम मिला है, एक राजा के यहाँ चौकीदारी का और दूसरा दूसरे गांव जाकर कपड़ा बेचने का। अब तू मुझे बता, मुझे कौन सा काम करना चाहिए? बेटा, तेरे पिताजी कपड़े का काम करते थे और ये हमारा खानदानी काम है, पर इसमें ना मेहनत बहुत है। रात रात भर जागकर कपड़ा बुनना पड़ता है, तब जाकर घर में चूल्हा जलता है। तो माँ, महल में चौकीदारी का काम कर लूं? सुमित्रा कुछ बोल पाती, तभी बीच में काव्या बोली, माँ, भैया, सारी जिंदगी हो गई इस गरीबी में रहते हुए। गांव में मेरी जितनी सहेलियां हैं, सबके घरों में इतना अच्छा अच्छा काम होता है। माँ, अब भाई को बोलो ना कोई अच्छा काम ढूंढे। अरे मेरी प्यारी बहन, गांव में तेरी जितनी भी सहेलियां हैं ना, वो सब बड़े घरों से हैं और हम गरीब लोग हैं। उनकी तरह हम कभी नहीं बन सकते, इसलिए अब खुद को इनके तराजू में तोलना बंद कर दे। आप तो एक बात को लेकर बैठ गए हो। हम गरीब हैं तो क्या गरीब ही रहेंगे? अरे कोशिश भी तो कोई चीज होती है। मुझे नहीं पता, आप कोई अच्छा काम करो, नहीं तो मत करो। किस तरह से बात कर रही हो अपने भाई से? तुम्हारे पिता के जाने के बाद इसने ही तुम्हारी परवरिश की है। आज जो तुम और मैं 2 रोटी समय पर खाते हैं ना, ये सब तुम्हारे भाई की बदौलत है और तुमको इसमें भी शर्मिंदगी हो रही है। ओहो माँ, आप हमेशा ताने क्यों सुनाती रहती हैं? भाई ने जो किया वो उनका फर्ज था, कोई एहसान नहीं। काव्या, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगा कोई अच्छा काम ढूंढने की। सुमित्रा ने विशाल को समझाने की कोशिश की, पर विशाल के दिल में जैसे काव्या की बात घर कर गई थी। अगले दिन वो उठा और राजमहल की ओर चल दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो और कौन हो तुम? महारानी, राजा कहाँ है? उनसे कल मैंने काम के बारे में बात की थी, उन्होंने आज आने को बोला था। राजा तो बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं, उनको लौटने में समय लग जाएगा। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकते हो। महारानी, मैं ये बोल रहा था, क्या मुझे महल में कोई और काम मिल सकता है? मेहनत चाहे कितनी भी हो, मैं कर लूंगा। बस मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरे परिवार को भी लोग ऊंची नजरों से देखें। विशाल की बात सुनकर महारानी उस पर हंसती है और कुछ देर सोचती है। एक काम है मेरे पास, अगर तुम करना चाहो तो उसका तुमको इतना इनाम दिया जाएगा कि तुमको सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में महारानी? जल्दी बताइए ना, क्या काम है? यहाँ से 100 कोस दूर एक रुद्रप्रयाग घाटी है। उस घाटी की मिट्टी मुझे लाकर दो। उस मिट्टी से मैं इस महल में चूल्हा बनवाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ देवी का आशीर्वाद है और जिस घर में उस मिट्टी से चूल्हा बना लिया जाए, वो घर सारी जिंदगी मुसीबतों से बचा रहता है। ठीक है महारानी, मैं वो मिट्टी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। ठीक है महारानी। विशाल खुशी खुशी रुद्रप्रयाग घाटी की ओर चल देता है। दिल तो कर रहा था जाने से पहले माँ और काव्या से मिल लूं, पर अब सोच रहा हूँ आने के बाद उनको ये खुशखबरी नहीं बल्कि सीधा लाभ दिखाऊंगा। काव्या का बहुत बड़ा सपना है अमीर बनना, उसका सपना पूरा करना है। माँ बहुत दिन से फटे हुए कपड़ों में रह रही है, अब उसके लिए एक नया लिबास खरीदना है। विशाल मन में खुशी लिए आगे की ओर बढ़ रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में वापस लौटना ही नहीं लिखा। जिस जगह वो जा रहा था वो एक अलग ही दुनिया थी। चलते चलते उसको बहुत समय हो गया। मुझे तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा, रास्ता किससे पूछूं? तभी उसको सामने एक बूढ़ा नजर आया। मुझे इन काका से पूछना चाहिए, हो सकता है इनको कुछ पता हो उस रुद्रप्रयाग घाटी के बारे में। काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं रुद्रप्रयाग घाटी का रास्ता किधर को जाता है? अच्छा, तुमको रुद्रप्रयाग घाटी जाना है? वैसे तुमको किसने बताया इस घाटी के बारे में?
काका, उस जगह मेरी माँ ने बोला था एक नायाब चीज मिलेगी, ऐसी नायाब जो इस संसार में कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती। शायद तुम्हारी सौतेली माँ है। सगी माँ तो कभी भी अपने बेटे को रुद्रप्रयाग घाटी का रास्ता नहीं बता सकती। अगर मैंने काका को बताया कि मुझे इस सफर में महारानी ने भेजा है तो शायद ये कुछ बोलें। अपनी माँ का नाम ले देता हूँ। नहीं बाबा, मेरी सौतेली माँ नहीं है, मेरी तो एक ही माँ है। ठीक है, तुम उत्तर दिशा में चले जाओ और इस दिशा में जो भी सबसे पहला पेड़ मिलेगा वहीं से रुद्रप्रयाग घाटी का रास्ता शुरू होता है। विशाल आगे की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो रुद्रप्रयाग घाटी पहुंच चुका था। उसने देखा पूरी जगह में सिर्फ एक पेड़ है और उस पेड़ के सामने एक शीशे का सुंदर महल है। महारानी ने तो मुझे बोला था मिट्टी लाना है, पर यहाँ तो आसपास रेत ही रेत है। और ये महल, अब मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं? अगर मैं मिट्टी लेकर नहीं गया तो महारानी मुझे सजा देंगी। मुझे आसपास कहीं मिट्टी ढूंढनी चाहिए। विशाल बार बार उस महल को देख रहा था, जैसे ना जाने क्या बात थी उस महल में जो उसे अपनी ओर खींच रही। मुझे ना एक बार इस कांच के महल में जाना चाहिए, न जाने क्यों, पर दिल कह रहा है इस महल में कुछ तो है जो मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। विशाल सोचे समझे बिना महल के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की महल में थी। कौन हो तुम? और यहाँ अनजान जगह, गांव से इतनी दूर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम अनन्या है और मैं अपने गांव की सबसे नेक दिल लड़की हूँ। एक जिन ने मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद कर रखा है। पर तुम तो कैद नहीं हो, तुमको तो उसने किसी जंजीर में नहीं बांध रखा। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी है। आओ महल के बाहर आओ, तुमको मैं घर छोड़ दूं? नहीं, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकती। उस जिन ने मुझे महल के अंदर ही कैद कर रखा है। बाहर गई तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगी। पर उसने तुमको क्यों कैद किया है? क्योंकि वो मुझसे मेरी नेकी लेके उसका इस्तेमाल करना चाहता है और उन नेकियों का एक हथियार बनाना चाहता है, जिस हथियार से वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन बन सके। जिन हम इंसानों से ज़्यादा शक्तिशाली होते ही हैं, पर वो अपनी ताकत और हमारी ताकत को मिलाना चाहता है, जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ कब से कैद हो? 2 साल से। 2 सालों से? 2 सालों से उसने तुमको कुछ नहीं कहा? अनन्या कुछ बोल पाती तभी एक आहट सुनाई दी। जल्दी से तुम कहीं छुप जाओ, उसने तुमको यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। विशाल अनन्या को अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर वो छुपकर जिन पर भी नजर रखना चाहता था, इसलिए कोई बहस नहीं की उसने और एक जगह छुप गया। कुछ ही देर में एक विशाल जिन वहां आया और आते ही अनन्या के शरीर पर कोड़े बरसाने लगा। उन कोड़ों से आग निकल रही थी। तुम पिछले 2 सालों से मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो, क्या तुमको लगता है मैं हार मान जाऊंगी? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं एक ईमान वाली हूँ और ईमान वाले हार नहीं माना करते। तुम चाहे तो अपनी रफ्तार बढ़ा लो, पर मेरे मुंह से एक आह तक नहीं निकलेगी। मार खाने की भी एक उम्र होती है अनन्या। आज तुम जवान हो, मार खा रही हो। कल को जब तुम्हारा शरीर थकने लगेगा, तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी, तब तुम क्या करोगी? मेरे सामने हार ही मानोगी ना? और ये ईमान ईमान की जो बात बोलती हो ना, सब रेत का ढेर होने वाला है। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी महल में निकल जाएगी और तब तक मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुम इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है हमारी जिंदगी। आज नहीं तो कल तुम हार मान ही जाओगी। दुष्ट जिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। जिन कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, अनन्या, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। आज से ठीक 11 दिन बाद सितारों की दिशा बदलने वाली है। यदि उससे पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको जिंदा जला दूंगा। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे मार दो, ऐसे रोज रोज ना तड़पा। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता, ये बात तू भी जानती है। 2 साल से तुझे हर दिन मैंने यही समझाया है, पर तू टस से मस नहीं हुई। अब मैं तेरे साथ वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था।
तेरे छोटे भाई और बूढ़ी माँ को तेरे सामने जिंदा जलाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उनको कुछ मत करो। अब तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिन ने अपने कोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी और तब तक अनन्या को मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। विशाल से अब अनन्या को ऐसे मार खाते देख रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? एक मासूम और नेक लड़की इस संसार को बचाने के लिए इतना जुल्म सह रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस जिन्न के सामने गया तो ये मुझे भी मार देगा। मुझे कुछ सोचना होगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। महारानी ने तो मुझे रुद्रप्रयाग घाटी भेजा था, फिर मैं इस महल में कैसे आ गया? हाँ, अब मुझे समझ में आया। ऊपर वाले ने इसकी मदद करने के लिए मुझे भेजा है, पर मैं एक आम इंसान हूँ। इस जिन्न का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? वो पूरी रात ऐसे ही छुपकर अनन्या और जिन को देखता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ जिन बाहर की ओर चला गया और सूरज की किरण पड़ते ही अनन्या के जख्म ठीक हो गए। विशाल बाहर निकल कर आया। अनन्या अभी भी बेहोश थी। अनन्या उठो अनन्या, वो जिन्न चला गया। उसकी आवाज अनन्या के कानों में पड़ी और उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अनन्या, कल रात तो तुम्हारे शरीर पे इतने सारे जख्म थे, अचानक कैसे गायब हो गए? सूरज निकलते ही मेरे जख्म खुद भर जाते हैं ताकि अगले दिन जिन मुझे फिर से दर्द दे सके। हर रात को जिन मुझे इतना ही दर्द देता है जितना उसने कल रात को दिया। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है ये देखकर कि तुम ये सब कैसे सह रही हो। अब तो आदत सी हो गई है, पर शरीर पर जब चोट लगती है तो हर जख्म पहले से ज्यादा दुखता है। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ सोचता हूँ। पर मैं ये बोल रहा था, तुम इस राज्य की सबसे नेक दिल लड़की हो, तुम इस जिन्न का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हो। मैं कैसे उसका सामना करूंगी? कैद हर शक्ति को बेबस कर देती है। कितना भी शक्तिशाली इंसान हो, कैद में आकर बेबस हो जाता है। तुमको ऊपर वाले ने इस जगह पर भेजा है तो जरूर किसी मकसद से भेजा होगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। 2 साल बाद मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर आई है और मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दे सकती। क्या तुम मुझे बता सकती हो इस जिन्न को कैसे मारा जा सकता है? इसको मारा नहीं जा सकता, हराया जा सकता है। जब चंद्रमा की 14 तारीख हो और चंद्रमा की रोशनी इस महल पर पड़े और एक इंसान किसी इंसान की हड्डी लाकर इस जिन के सामने रखे, तो ये जिन अपनी शक्ति भूलकर उस हड्डी को खोजने में लग जाएगा, क्योंकि हड्डी जिंदगी की कमजोरी और खुराक होती है। तुम ठीक कह रही हो, पर ये सब होगा कैसे? हड्डी कहाँ से आएगी इस महल में? और दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जानवरों को भी नहीं मार सकता, नहीं तो जानवर की हड्डी इस जिन्न के सामने लाकर रख देता। यहाँ से पश्चिम की ओर एक शमशान घाट है। उस शमशान में तुमको इंसानी हड्डी मिल जाएगी। तुम वो हड्डी ले आओ और जैसे ही चंद्रमा की 14 तारीख हो तुम महल में आ जाना। अभी उसमें 4 दिन बाकी हैं। मैं तुमको इस जगह ये सब देखने के बाद अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अब तुमको लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। तुम जज्बात में बह रहे हो। ये समय नहीं है कमजोर पड़ने का। जाओ और अधूरा काम पूरा करो। विशाल का मन तो नहीं कर रहा था अनन्या को अकेले छोड़ने का, पर उसको अब किसी भी हाल में उसे बचाना था। वो उस महल से निकलकर शमशान पहुंच गया, जहां वही बूढ़ा था जो उसे कल मिला था। बेटा, तुम तो रुद्रप्रयाग घाटी गए थे ना? काका, उससे जरूरी काम मुझे निपटाना है। रुद्रप्रयाग घाटी में अपनी माँ और बहन के लिए जाना चाहता था, पर अभी खुदा की एक नेक बंदी को बचाना है और उसके लिए मुझे एक इंसानी हड्डी की जरूरत है। तुम फिक्र ना करो, अंदर एक आदमी की चिता जल रही है और जैसे ही वो लोग लौटेंगे मैं धीरे से तुमको एक हड्डी दे दूंगा। एक इंसान की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा धर्म है, परंतु तुम भी याद रखना, वो हड्डी बाद में तुम मुझे लौटा देना। उसको मैं बाद में गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। ठीक है काका। कुछ ही देर में बूढ़े ने विशाल को वो हड्डी दे दी और वो जब तक महल लौटा तब तक चंद्रमा की 14वीं रात शुरू हो चुकी थी। 4 दिन हो गए महल से निकले हुए। क्या हाल हुआ होगा इन 4 दिनों में? अनन्या का कितना सहन किया होगा उसने।
पर आज इंतजार की आखिरी रात होगी। उसके बाद अनन्या आजाद हो जाएगी। विशाल कांच के महल पहुंचा और उसने हड्डी को एक कोने में छुपा दिया। जिन अभी भी अनन्या को बुरी तरह पीटने में मशरूफ था। उसकी नाक में जैसे ही हड्डी की सुगंध पड़ी, उसके हाथ रुक गए। ये हड्डी की खुशबू कहां से आ रही है? वो भी इस कांच के महल में? जिन ने हड्डी को ढूंढना शुरू कर दिया। विशाल उस हड्डी को हाथ में लेकर अनन्या के पास आया। उठो अनन्या, जल्दी हमें निकलना है यहाँ से। पर तुमने तो कहा था तुम इस महल से निकलने की कोशिश की तो तुम जलकर खाक हो जाओगी। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? जब तक जिन इस महल के अंदर है तब तक उसका जादू यहाँ नहीं रहता। जब वो सुबह होने के बाद मुझे यहाँ छोड़कर जाता है तब अपने मंत्र से मुझे यहाँ कैद करके जाता है। अभी जिन अंदर ही है तो उसके मुझे महल में कैद करने से पहले हमको यहाँ से भागना होगा। वो दोनों महल से भाग निकले और जिन की हालत अब हड्डी की सुगंध से बेसुध हो चुकी थी। जब तक उसको पता चला कि अनन्या वहां से भाग चुकी है, तब तक चंद्रमा की किरण हड्डी और कांच के महल से टकराकर जिन पर पड़ चुकी थी, जिससे जिन के शरीर में अब बुरी तरह आग लग चुकी थी। ये सब कैसे हो गया? मेरे होते हुए अनन्या यहाँ से भाग कैसे सकती है? कुछ देर में जिन राख में बदल गया और अनन्या और विशाल अब बूढ़े के सामने खड़े थे। ये लीजिए बाबा, आपकी हड्डी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। और हाँ, तुमको मिट्टी चाहिए थी ना रुद्रप्रयाग घाटी की, तो ये लो मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो तुम्हारी माँ ने बोली थी। ये मिट्टी तभी मिल सकती थी जब ये नेक दिल लड़की उस जिन्न से आजाद हो जाती। और इसके आजाद होते ही ये जो इतना रेत था ना यहाँ, ये सब मिट्टी में बदल गया। अच्छा, तो ये बात थी। अब मुझे समझ में आया मुझे मिट्टी मिल क्यों नहीं रही थी। धन्यवाद काका। विशाल मिट्टी और अनन्या को लेकर महल पहुंचा। उसने मिट्टी रानी को दी और रानी ने उसको बहुत सारा इनाम दिया, जिससे अब विशाल की गरीबी भी दूर हो गई और उसने अनन्या से विवाह कर लिया।